तो ये एक मिथकीय शासक है फूसी। इस फूसी के साथ साथ क्या क्या चीजें आती हैं, ऐसा माना गया कि ये पहला व्यक्ति है जिसने चीनियों को क्या सिखाया, बोलना पढ़ना सिखाया। कौन कह रहा है? लेजेंड्स कह रहे हैं, अनुश्रुतियां कह रही हैं कि क्या दिखा रहा है, ये पढ़ना लिखना सिखा रहा है ये चीनियों को। अगला राजवंश जो है वो शांग राजवंश है। शांग राजवंश के बारे में जरा थोड़ा सा देखिएगा आप। ये करीब करीब 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जब इंडिया में आर्य संस्कृति शुरू हो रही थी। कि उस वक्त का इतिहास है ये देखिए शांग राजवंश। आप फिर वही चीज देखिएगा, दोनों नदियों के बीच का एरिया, बाकी चीन खाली पड़ा है, बाकी चीन अभी पत्थर में चल रहा है, और यहां ये राजवंश तरक्की कर रहे हैं। शांग राजवंश, ये आपको मैंने बताया अभी, ये क्या है? चीन की दीवार। इसके बहुत तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसके बहुत तरह के फोटोग्राफ्स और वीडियोस सामने आते हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे, जब इसको पास से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा ये सड़क नुमा है। आप में से अगर लोगों ने कुंभलगढ़ का फोर्ट देखा हो तो कुंभलगढ़ की जो दीवारें हैं उन दीवारों से भी इसकी तुलना की जाती है। अभी 1987 में इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में ले लिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जयपुर के सिटी को भी, जो हमारा परकोटा का एरिया है, उसको भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में लिया है, सांस्कृतिक विरासत सूची में लिया है। इसी तरह से चीन की दीवार 1987 में ये इस विरासत की सूची में सम्मिलित हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मूल रूप से चिन राजवंश, वन टी नाम का एक राजा था, उसने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और उस कंस्ट्रक्शन के साथ ऐसी दीवार दुनिया में कहीं नहीं बनी, ऐसी दीवार रोकने के लिए कहीं नहीं बनी। हम लोग, आप और हम बात करते हैं, अपना घर बनाते हैं और उसके साथ में हम बाउंड्रीज बनाते हैं। घर बनाने के लिए बाउंड्रीज है, देश बनाने के लिए। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जाल लगाया गया है, लेकिन सब जगह वो भी नहीं है, सब जगह वो भी नहीं है। इसलिए हमने डिमार्केशन लाइन खींचने की कोशिश की है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन में कहां पे लगाए हैं? क्योंकि पूरा की पूरी पहाड़ी है, पता लगा ये पहाड़ आपके पास और ये पहाड़ हमारे पास, उन दोनों पहाड़ों के बीच में खाई है, कहां जाके लगाएंगे? इन्होंने उस जमाने में, ये इनकी ग्रेटनेस है काम करने वालों की, न जाने हजारों लाखों मजदूर और कारीगर इससे जुड़े हुए रहे। जो डांसटी है, चाउ उच्चारण भी है इसका, चियो और चाउ, ये भी आप देखिए उसी में है, लेकिन थोड़ा इसका अब विस्तार हो गया। आप जब मैप वाइज देखते जाइएगा, थोड़ा इसका विस्तार होता गया है। ये अब पूर्वी क्षेत्र की तरफ, ये कोस्टल रीजन में आ गए। कोस्टल रीजन इतिहास में और संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और हम और चीन, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास समुद्र है। समुद्र होना बहुत सौभाग्य की बात है, सांस्कृतिक रूप से नहीं, व्यापारिक रूप से, शक्ति के रूप में। एक देश है, बहुत बड़ा देश है रूस, उसके पास समुद्र नहीं है। पूरे 2000 साल के इतिहास में वो समुद्र पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, आज भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो समुद्र है वहां बर्फ जमी है। आप अगर उसका मैप याद करेंगे तो ऊपर का पार्ट जो है आर्कटिक एरिया आ जाता है, वहां कुछ है ही नहीं, वहां तो बर्फ जमी है। इसलिए समुद्र होना बहुत यूजफुल है। आप देखिए सारा समुद्र है, इसलिए इनके पास बहुत बेहतरीन किस्म के बंदरगाह मिलते हैं। 2000 बीसी में भी थे, यानी आज से 4000 साल पहले, आज भी है। कैंटन जैसा बंदरगाह, हांगकांग पहले उन्हीं के पास था, बाद में अंग्रेजों ने ले लिया। भारत के पास प्राचीन लेख मिलते हैं कि हमारे पास 300 बंदरगाह थे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत था, समुद्र था तो बंदरगाह होंगे ही। अभी मैंने आप लोगों को चर्चा की थी सिल्क रूट, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये सिल्क रूट क्या है? मोटे तौर पर लियाओपांग नाम की जगह है ये, यानी चीन का पूर्वी क्षेत्र। इस पूर्वी क्षेत्र से आप देख रहे हैं कि ये जो एक व्यापारिक मार्ग चल रहा है, ये व्यापारिक मार्ग यहां से चीन होते हुए, और यहां मैंने आपको बताया था ये कौन सा एरिया है? डेजर्ट एरिया है, ये गोभी का मरुस्थल है।
आप आश्चर्य करेंगे, अगर एक व्यापारी को, एक व्यक्ति को यहां से लेकर के और यूरोप तक, कैस्पियन सागर तक की यात्रा करनी है अगर, तो उस यात्रा के दौरान उसको बहुत तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे अपने में। यहां से चलेगा तो ये मैदानी क्षेत्र है, यहां घुड़सवारी होगी, घोड़ों से जाएगा, हाथी घोड़े, उनके यहां हाथी कम थे, घोड़े ज्यादा थे, इनसे जाएगा। जैसे ये डेजर्ट में आए, आप लोगों ने सबने सुना होगा नाम, रेगिस्तान का जहाज कौन? कैमल। और कैमल के थ्रू आप इसको क्रॉस करेंगे। यहां जैसे आएंगे, ठंडा एरिया आ गया, बहुत ठंडा एरिया है, माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा सर्दियों में। उसके बाद जैसे आप यहां पे ये बुखारा क्रॉस करेंगे, ये कैस्पियन सी और ये सब पानी वाले एरिया आ गए, वहां उनके पास शिप्स होते थे जाने के लिए, और यहां से थ्रू ये यूरोप जाते थे। रेशम का व्यापार हुआ करता था। एक भारतीय लेखक हुए कालिदास, उन्होंने अपने ग्रंथों में एक शब्द लिखा है, चीनांशुक शब्द लिखा है, चीनांशुक। चीनांशुक का मतलब होता है चीन का कपड़ा, यानी रेशम। भारत में भी रेशम होता था, लेकिन उनकी तरह का रेशम नहीं था। भारत में भी 5-6 तरह के रेशम मिलते थे, लेकिन उनका रेशम बहुत ही बेहतरीन था। अभी मैं लीजू की बात करूंगा आपको, जिसने रेशम, आप जानते हैं कि रेशम शहतूत के पत्तियों से निकलता है, उससे फैब्रिकेशन होता है, उसका बनता है, प्रोडक्शन होता है। और इसी तरह से यहां पर जब ये सिल्क रूट आया, आप देखिए ये जो यहां से निकला, ये समरकंद का एरिया है। भारत से एक मार्ग आता था, ये मार्ग ऐसे आया है, इस मार्ग को हम कहते थे उत्तरापथ। उत्तरापथ का मार्ग था, ये मौर्य काल से चला आ रहा था। आज जिसको हम NH1 NH2 कहते हैं, हमारे पास तो अब अमृतसर तक ही है, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, आप सब लोगों को मालूम है। और अब तो ये काबुल होता हुआ, तक्षशिला होता हुआ कहां जाएगा? इस सिल्क रूट से जुड़ जाएगा। तो भारत का भी जितना व्यापार था वो सब इसके थ्रू होता था। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको व्यापार करना है और आपका इन रूट्स पे कंट्रोल है, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। तो एक राजा था, नाम था कनिष्क। आप सब लोगों ने कनिष्क का नाम सुना है। इस राजा ने इस पूरे इतने एरिया को कंट्रोल कर लिया, और सारी दुनिया के जितने ये 8-10 देश हैं, सब इस राजा का इतिहास पढ़ते हैं, हमारे सहित। हम भी कनिष्क को पढ़ते हैं, पाकिस्तान वाले भी पढ़ते हैं, अफगानिस्तान वाले भी, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, बुखारा, जितने छोटे बड़े देश हैं सारे इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसका शासन इतने एरियाज में रहा। अब ये सिल्क रूट बेसिकली ट्रेडिंग का मामला था, ये व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये आप व्यापारिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं मार्गों का। ये मार्गों का स्ट्रक्चर आप सबको दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अभी मैंने कुषाण कनिष्क का नाम लिया था, और ये अरेबियन पेनिनसुला यानी अरबी प्रायद्वीप हो गया। और इसके बाद ये देखिए कैस्पियन सागर से होकर के कहां चले गए? रोम तक आ गए, यानी यूरोप तक पहुंच गए। आप सोचिए एक बार के लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। आज हम कितनी आसानी से कह रहे हैं, क्योंकि आज हम रोम से लेके यहां तक 6.5 घंटे में पहुंचते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एयरशिप्स हैं, हवाई जहाज हैं। आज हम इस दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक हम 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन याद कीजिए, आज से 2000 साल पहले 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 से लेकर के 8 महीने के बीच का समय लगता था, कभी कभी साल भी लगता था। आप सोचिए हमने टेक्निकली कितनी रिवॉल्यूशन की है। तो ये आप इस पूरे एशिया क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि सब जगह देखिए, समुद्र से भी देखिए, आप समुद्र डीप सी में नहीं जा रहा है कोई, डीप सी में यहां पे आगे जाना पड़ रहा है। देखिए आपको गहरे समुद्र में जाना बहुत खतरेमंद होता था, क्योंकि जैसे आप गहरे समुद्र में जाते थे वैसे ही तूफान के आने के चांसेस, तूफान में फंसने के चांसेस मिलने लगते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखी है एक खास बात कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र के थ्रू यात्रा कर रहा है और वो व्यापारी आपसे
ब्याज पर पैसा लेना चाहता है तो उस पर 64% का रेट लगाया जाए, 64%। आप सोचिए कितना ज्यादा है। अगर ऐसा व्यक्ति 4 साल के भीतर वापस नहीं आता है तो उसको लापता या मरा हुआ मान ले। ऐसी महिला को पुनर्विवाह करने का अधिकार है, ये अर्थशास्त्र में है। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि यहां डीप सी में जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो ये सारा पार्ट आप देख रहे हैं किस तरह से रेड 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 जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह से देखिए पानी के अंदर से भी जा रहे हैं, देखिए ये। ओके, अब इस पर आने से पहले हम थोड़ी सी और बात कर लें। जब हम चीन के इतिहास की बात करते हैं तो जैसे हम अपने भारत में बोलते हैं कि भाई भारत में जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति है, यहाँ महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए। बाद के काल में यहाँ एक इस्लामिक कल्चर आया जिसने अपना एक इंडियनाइज फॉर्म ले लिया, भारतीय रूप ले लिया जिसने। तो भारत में संस्कृति की बहुत सी धाराएं हैं, इसलिए हम इसको मल्टीकल्चर कंट्री कहते हैं, इसलिए हम इसको अनेकता में एकता कहते हैं। इसी तरह से चीन में भी है। चीनियों की अगर आप शक्ल भी देखेंगे, फिजिकल फीचर्स भी देखेंगे तो भी बहुत अलग अलग नजर आएगी, बहुत अलग अलग नजर आएगी, क्योंकि चीन बहुत बड़ा है। ये जिस व्यक्ति की आप शक्ल देख रहे हैं ये ज़्यादातर चीनी आपको क्योंकि ये लोग सब ईस्टर्न पार्ट से रिलेटेड है, इसलिए इनकी शक्ल आपको अलग से दिखाई देगी। लेकिन जो कजाकिस्तान की तरफ के हैं वो एकदम गोरे हैं, लंबे भी हैं, वहां उस एरिया में इस्लाम है आजकल। तो 2-3 धाराएं हैं संस्कृति की, दर्शन की, धर्म की। धर्म और दर्शन की 2 धाराएं डेवलप हुई। एक को हम कहते हैं कन्फ्यूशियस की धारा। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन में एक तो कन्फ्यूशियस की विचारधारा है और दूसरी ये ताओवाद की विचारधारा है। ताओ एक शब्द है, ये एक्चुअली लिखा तो लाओत्सु है, स्टार्टेड बाय लाओत्सु। उसको सू भी कहते हैं, उसको लाओत्सु भी कहते हैं। चाइनीज नेम है, चाइनीज नेम में कई जगह आपको प्रोनाउंसिएशन के कारण से डिफरेंस भी मिलेगा। इस ताओ का मीनिंग ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ताओ। तो ताओ का मीनिंग है मार्ग, वे और द पाथ, यानी ये एक प्रकार का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? आध्यात्मिक मार्ग है। जैसे भारत में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, जिसको उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, वैसे ये भी कह रहे हैं। तो ये ताओ है। और एक नाम और आता है कन्फ्यूशियस। जहां कन्फ्यूशियस ने बल दिया नैतिकता पर, सामाजिक व्यवस्था पर, दुनिया में लगभग सभी जगहों पर नैतिक नियमों पर बल दिया गया है, मॉरल वैल्यूज, ताकि व्यक्ति उन मॉरल वैल्यूज से रेगुलेट हो। आप और हम सब जानते हैं कि जितनी हमें मॉरल वैल्यूज बताई जाती हैं, चाहे चीन की इतिहास ने बताई, चाहे क्रिश्चियनिटी ने बताई, चाहे इस्लाम ने बताई, चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, इस्लाम में शब्द आता है शरीयत। तो क्या शरीयत का पालन सदैव होता है? नहीं होता। शरीयत में जो बताया तो उसका पालन तो बहुत कम % होता है। जो भारत में हम नैतिकता की बात करते हैं उसका पालन हम कितना कर पाते हैं? इसी तरह से जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो उनके यहां नैतिकता के 6000 से ज्यादा नियम हैं, याद भी नहीं रहेंगे, इतने नियम हैं। तो इस नैतिकता पर उन्होंने फोकस किया। बहुत अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें करते हो, सुनने में और दिखने में और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी कथा है। इन्होंने क्योंकि नैतिकता पर बल दिया था, इसलिए इन्होंने बोला कि प्रशासनिक सिस्टम में हमारे लोग होने चाहिए, कन्फ्यूशियस ने। तो कन्फ्यूशियस ने जब इस तरह की बात की तो एक जज बनाया गया जो कि कन्फ्यूशियस की विचारधारा से प्रभावित था। उसके सामने एक केस आया। केस था कि एक पैसे वाले के घर पे चोरी हो गई। मामला जब न्यायाधीश के सामने लाया गया, न्यायाधीश ने पूरे इशू को सुना। सुनने के बाद उसने जो डिसीजन दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। डिसीजन था जिसने चोरी की है उसको छोड़ दिया जाए, जिसके घर में चोरी हुई है उसको जेल में बंद कर दिया जाए। सन्नाटा हो गया। ये क्या है?
लोग अपील लेकर के राजा के पास गए, राजा साहब ये कैसा न्याय है? राजा ने तुरंत जज को बुलाया, क्योंकि वो कन्फ्यूशियस से प्रभावित था। राजा को जो तर्क दिया जज ने, उसने बोला, न ये इतना कमाता, न ये इतना लुटने का सेंटर बनता, और न इस व्यक्ति के पास इतना कम होता कि इसको चोरी करने की नौबत आती। क्यों तो इसने इतना कमाया? क्या आवश्यकता थी? संसाधनों का विभाजन ठीक से नहीं है। बात में तो दम है, बात में तो नैतिकता है। राजा ने यही जवाब दिया जो मैंने बोला, कि बात तो ठीक है, लेकिन आप आज ही त्यागपत्र दे दो। व्यवहारिक नहीं है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। नैतिकता संबंधी इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, जैसे मैं आपको कुछ किताबों का जिक्र करूं, जैसे नाम आता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आई चिंग, चाइनीज नेम है। इस तरह से उन्होंने करीब 8-10 किताबें लिखी हैं। ये जो कन्फ्यूशियस थे, इनका एक शिष्य था, मैंसियस उसको बोलते हैं। कन्फ्यूशियस मैंसियस पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। जब जैसे हमारे यहाँ भारत में बुद्ध के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, उनका जो संकलन किया गया उनके शिष्यों के द्वारा किया गया, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो आई चिंग, इनमें सब में या तो नैतिकता है, या सदाचार है, या एटिकेट्स है, या फिर छोटा सा इतिहास है। इस तरह से इन्होंने करीब 7-8 किताबें लिखी। तो जब हम चीन के इतिहास की बात करते हैं, तो इस पूरे इतिहास में हम पाएंगे कि नैतिकता संबंधी मापदंड। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हम धर्मों की बात करें, तो दुनिया में 2 तरह के धर्म डेवलप हुए। एक को हमने वेस्टर्न रिलीजन कहा, एक को हमने ईस्टर्न रिलीजन कहा। ये जो वेस्टर्न रिलीजन है, इसमें 3 धर्म इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ज्यूज, यहूदी। नंबर 2 क्रिश्चियनिटी, ये ऑर्डर में है। और नंबर 3 इस्लाम, क्योंकि इनका सबका उदय यरूशलेम और उसके आसपास के एरिया से हुआ, अरब प्रायद्वीप से हुआ। इसलिए ये धर्म, इनको हम वेस्टर्न रिलीजन कह देते हैं। जब हम ईस्टर्न रिलीजन की तरफ बात करते हैं, तो ईस्टर्न रिलीजन में ये कन्फ्यूशियस, ताओ, शिंटोइज्म, शिंटो धर्म, ताओ धर्म, शिंटो धर्म और कन्फ्यूशियस का धर्म, ये सारे चाइना के हैं। इसी के साथ जुड़ता है इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म, जिसमें कि आज जिसको हम हिंदू धर्म कह देते हैं, उस काल में हिंदू धर्म शब्द नहीं था, सनातन शब्द था। तो सनातन धर्म की परंपरा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, वो धर्म है, रिलीजन नहीं बन पाया, क्योंकि रिलीजन के लिए बहुत नियम सशक्त होने चाहिए थे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने चाहिए थे। तो ये 2 तरह के धर्म इस पूरी दुनिया में डेवलप हुए हैं, और इन धर्मों ने जहां समाज को जोड़ा है, जहां समाज का कल्याण किया है, वहीं समाज को तोड़ने का काम भी किया है। वहीं ये विवाद के बिंदु भी बने हैं। सारी दुनिया में धर्म व्यक्ति के कल्याण के लिए है, धर्म इंसानियत को फैलाने के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके और हमारे बीच के बहुत से लोग इस तरह की बात नहीं कर पाते। इस कारण से विवाद होते हैं, इस कारण से संघर्ष होते हैं, जिनको हम चाहे कम्युनल राइट्स बोलें, चाहे अमेरिका में बोलें, चाहे हिंदुस्तान में बोलें, चाहे चाइना में बोलें। अब इसको करने के बाद हम थोड़ी सी इस बात पर चर्चा करें कि आजकल यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। 2 तरह के डिवीजन करें हम क्वेश्चंस के। एक तो हम एकेडमिक डिवीजन कर रहे हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिवीजन कर रहे हैं। जो एकेडमिक डिवीजन है, यानी जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स में आप लोगों को मालूम है कि कुछ जगहों पर यूनिवर्सिटी सिस्टम में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 600 शब्दों के, 500 शब्दों के, 400 शब्दों के। कुछ जैसे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, या राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं,
बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे माना आपसे ये क्वेश्चन आ गया, ताओइज्म क्या है, ताओवाद क्या है, 15 शब्द 20 शब्द में लिखिए, 50 शब्द में लिखिए। तो एक तो बड़े क्वेश्चंस हुए यानी 400-600 शब्दों के, एक छोटे क्वेश्चंस हुए, और एक बिल्कुल छोटे 15 शब्दों के 20 शब्दों के क्वेश्चंस हुए। ये तो रहा एकेडमिक वर्ड। अब इसमें चेंज ये आया, जो कॉम्पिटिटिव वर्ड है इसमें चेंज ये है कि चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससीज हो, स्टेट पीएससी जैसे हमारे यहाँ आरपीएससी है राजस्थान में, यहाँ पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कम शब्दों में भी होता है, ज़्यादा शब्दों में भी होता है। मेंस के एग्जाम में ये लिखने का होता है, 15 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द, इस तरह से होता है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव तरह से होता है। पिछले 3 सालों में हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होने शुरू हुए हैं। क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं। पहले क्वेश्चन को हम बोलते हैं जैसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन मतलब जिसमें सूचना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं राजस्थान की राजधानी क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो सीधे जयपुर। भारत की राजधानी है, गलत, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो सेकंड्स में आंसर आते हैं। लेकिन अब आजकल, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पिछले 6-7 साल में यूपीएससी ने सीसेट शुरू किया, आरपीएससी ने बहुत से बदलाव किए, इसलिए पिछले 3-4 सालों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने लगे हैं, कथन कारण प्रकार के प्रश्न। अब मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब लॉजिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। कथन दिया है, बताइए ये कथन सत्य है या नहीं है, और इसमें से कितने कथन सत्य हैं, इसमें से कितने कथन असत्य हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये प्रश्न नए प्रकार के हैं, और ये पढ़ने के लिए अब समय आ गया है कि जो नई जनरेशन के लोग हैं उनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका साइंटिफिक हो। अगर वो साइंटिफिक नहीं है तो आगे सफलता मिलने में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो नए पैटर्न को समझ करके हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे माना सिंपल सा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में ताओवाद का उदाहरण मिलता है या ताओवादी विचारधारा मिलती है, तो आपका आंसर सीधे चीन की सभ्यता। जैसे आपको पूछा जाए कन्फ्यूशियस किस सभ्यता से संबंधित है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने आंसर दिया चीन की सभ्यता से संबंधित है। ये इस दुनिया का एक इतिहास का एक अलग सा रूप है, और आश्चर्य भी है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले, धरती के इन तीनों भागों में महान महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ सांस्कृतिक रूप से। पहला हम चीन की बात कर रहे हैं तो चीन पे चले, यानी कौन, कन्फ्यूशियस, ताओ। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां हमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। ये कोई व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं है। आप देखिए इन 1500 सालों में न जाने 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल में न जाने कितने राजा आए और चले गए, उनको हम याद नहीं कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं आज की जनरेशन के हिसाब से। तीसरा पार्ट आता है ग्रीक साम्राज्य में, यानी यूरोप में, जहां पे अरस्तु हुए, सोक्रेटिस हुए, सुकरात, ये जो वहां के चिंतक हैं उन्होंने दुनिया को बदला। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया को बदलने में हमेशा समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग इस दुनिया को बदलता है। बाकी 99% लोग इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो 1% से कम ऐसा है जो इस दुनिया को बदलता है, और जो दुनिया को बदलता है उसका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए हम कन्फ्यूशियस को पढ़ रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस ने जहां वैल्यूज पर बल दिया, सामाजिक नियमों पर बल दिया, नैतिकता पर बल दिया, इन्होंने प्रकृतिवाद पर बल दिया। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर।
ये बात बाद में 18वीं शताब्दी में रूसो ने भी की कि गो बैक टू नेचर, प्रकृति के जैसे बनो। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ टाइम से बहुत से लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार रहो। नेचर जो कहता है, आप लोगों ने सुना होगा, आज से 10 साल पहले हम कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत बात करते थे, आजकल कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करते हैं। आजकल खान पान के जीवन में परिवर्तन आया, प्रकृति के हिसाब से रहो। छाछ पियो, छाछ प्रकृति से आई। राबड़ी, आप देखेंगे अभी आने वाले समय में ये जो आप पिज्जा कल्चर और बर्गर कल्चर है, ये भारत में फिर से चेंज होगा। आज हमारा गांव का बच्चा भी अब पिज्जा बर्गर जाने लगा है, जो कि छाछ राबड़ी वाला बच्चा था। अगर हम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू निकालें तो आपको लगता है पिज्जा बर्गर उसका कहीं सामना कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने प्रकृति का सिद्धांत दिया, प्रकृति की बात की। तो यहां पर ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, यहां पर ये उन आध्यात्मिक मार्गों की बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस है, चाहे ताओ है, चाहे शिंटो है, ये इन सब लोगों ने उस आध्यात्मिक मार्ग की बात आपसे और हमसे की। अब हम इस बात को अंतिम चरण पर ले जाते हैं। वो अंतिम चरण ये है, हम इतिहास को याद इसीलिए करते हैं जिसको भी हमको याद करना है। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि मानव क्योंकि एक फंक्शनलिस्ट एक पर्सनैलिटी होता है, हम कहते हैं इन्होंने हमको क्या दिया, इतिहास में ये लोग हमको क्या दे गए। गांधी जी, नेहरू जी को क्यों याद करें? क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया। जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हम उनको याद नहीं करते। तो फिर बात करते हैं चीन की सभ्यता हमें क्या दे गई, क्या दिया चीन की सभ्यता ने। तो जैसे मैंने शुरुआत से बात की थी, चीन ने कागज दिया, प्रिंटिंग दिया, कागज। आजकल कागज की चर्चा आती है। आप जानते हैं कि अब आने वाले 10 सालों में ये कागज हट जाएगा, पेपरलेस बात हो रही है। हम बातें ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आज अच्छी बात ये बोली जाती है कि पेपर का मिनिमम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। वो एक अलग चैप्टर है। तो पेपरलेस, सरकंडे से पेपर बनता था पहले, घास होती है एक। भारत में पेपर 15वीं-16वीं शताब्दी में आने की बात आती है। वो वाला पेपर यूरोपियंस पे लेकर आए, कुछ पार्ट मुगल लेकर आए। प्रिंटिंग की जब बात आती है तो इनका प्रिंटिंग जो था प्रोटोटाइप प्रिंटिंग था, प्रिंटिंग का प्रारंभिक रूप। जब हम यूरोप में गुटेनबर्ग की बात करते हैं, उससे सबसे पहले आधुनिक प्रिंटिंग की शुरुआत की। तो प्रिंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको दिया किसने, तो वो चाइना से आया। तो प्रिंटिंग है, पेपर है। उसके बाद एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, गन पाउडर, बारूद। बारूद एक ऐसी चीज थी जिसने युद्धों की दिशाएं बदल दी। हालांकि जब हम यूरोप का इतिहास देखते हैं और भारत का इतिहास देखते हैं तो वहां पर भी कुछ जगहों पर ऐसे विस्फोटों की चर्चा है जो कि बारूद से ही संभव थे। लेकिन जिसकी हम आधुनिक बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं गन पाउडर की, बारूद की, और जैसे हम बात करते हैं बंदूक की। बाबर अपनी बुक बाबरनामा में लिखता है कि 1519 में जब पहली बार हमने बंदूक का प्रयोग यहां किया, भेरा और बाजौर, पंजाब में, आजकल पाकिस्तान वाले पंजाब में, तो जब मैंने पहली बार बंदूक चलवाई तो जो विपक्ष में लोग थे उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, क्योंकि उनको तलवार की आदत थी, उनको भाले की आदत थी, उनको तीर कमान की आदत थी। गोली लगी और व्यक्ति गया नीचे, ये हुआ क्या। तो जिसके पास बंदूकें आई, जिसके पास तोपें आई, जिसके पास गन पाउडर आया, वो छा गया। इसलिए मध्यकाल तक आते आते पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया कंसेप्ट और जुड़ा, गन पाउडर स्टेट। जिसके पास गन पाउडर वो शासक,